अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं राव भाई। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। इस चैनल को आपकी मोहब्बतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों अगर कोई आपको कहे कि वो आपको 1 लाख रुपये महीना सैलरी देगा और बदले में आपको सिर्फ अपने घर पर ही रहना है, तो क्या आप पोल रोकनी करोगे? आपका तो पता नहीं, पर मुझे एक ऐसा ही ऑफ़र मिला था और मैंने बिना देर किए हाँ बोल दिया। और उसके बाद जो हुआ ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साल 2008 28 जून की शाम को जब दिन की मजदूरी करके मैं घर लौटा तो घर पर बजिंदर काका आए हुए थे। हालचाल पूछने के बाद बजिंदर काका ने कहा कि मेरे यहाँ बहुत अच्छी नौकरी है, अगर तू कहे तो मालिक से तेरी बात चला लूँ। जिसके बाद मैंने काका को साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं करनी मुर्दों के पीठ रोकनी। दरअसल काका एक बड़े कब्रिस्तान में काम करते थे और उनके यहाँ काम करने का मतलब था कि मुझे भी उसे कब्रिस्तान में काम करना पड़ता, जो मैं हरगिज़ करना नहीं के लिए तैयार नहीं था। पर काका मेरी ना सुनने के इरादे से नहीं आए थे, इसलिए जब उन्होंने कहा कि 25,000 रुपये महीना मिलेगा तो मैं एक पल के लिए सोच में पड़ गया। और जब काका ने कहा तू बेमतलब में घबरा रहा है, मुझे इतने साल हो गए कब्रिस्तान में काम करते हुए, आज तक मुझे कुछ हुआ क्या? वैसे भी मैं तेरे साथ ही रहूँगा। वैसे तो काका की बात बिल्कुल ठीक थी। तो 9,000 महीने से सीधा 25,000 रुपये महीना बहुत अच्छा सौदा था। लिहाजा कुछ सोचने के बाद मैंने काका से कहा ठीक है काका, मैं सोच कर बताता हूँ। जिस पर बजिंदर काका बोले इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, तू अभी चल, अभी सब कुछ फाइनल कर लेते हैं, इससे पहले कि ये नौकरी हाथ से निकल जाए। ये बोलकर काका उसी वक्त मुझे अपने साथ ले चल पड़े। और जब मालिक के घर पे पहुँचे तो काका ने मालिक से कहा यही है मालिक जिसकी मैं बात कर रहा था। मालिक ने मुझे देखते ही बोला तुम काम संभाल पाओगे? कहीं डर कर भाग तो नहीं जाओ? इस पर मैं अभी कुछ बोलता कि काका बोल पड़े अरे मालिक कैसी बात कर रहे हैं आप, जब इतने सालों से इसका काका नहीं डरा तो ये क्या डरेगा? जिस पर मालिक थोड़ा मुस्कुरा दिए अच्छी बात है, फिर तो आप उसे सारा काम समझा दें और फिर मैं कल सुबह ही आप दोनों से मिलता हूँ। ये बोलकर मालिक चले गए और मैं काका के साथ वापस घर लौट आया। काका मुझे घर छोड़ने के बाद वो अपने काम के लिए चले गए और साथ ही बोलकर गए कि सुबह 10 बजे से पहले पहले कब्रिस्तान पहुँच जाना। फिर अगली ही सुबह मैं 9 बजे के करीब काका के पास पहुँच गया। काका से मिलने के बाद काका ने मुझे वहाँ का सारा काम समझा दिया, साथ ही ये साफ कर दिया कि हफ्ते के 7 दिन काम पर आना पड़ेगा, मतलब कि कोई छुट्टी नहीं थी। पर टाइम ठीक था, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। सब कुछ तय होने के बाद मैंने काम शुरू कर दिया। शुरू में थोड़ा बहुत डर लगा, पर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता चला गया। और जब 1 महीना पूरा हुआ तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक साथ 25,000 रुपये देखे। उस रोज़ मैं वो पैसे पाकर इतना ज़्यादा खुश था कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। अभी मैं अपनी उस खुशी के आंखों को संभाल ही रहा था कि तभी मालिक ने कहा अगर मैं तुम्हारी तनख्वाह 1 लाख रुपये महीना कर दूं तो कैसा रहेगा? जिस पर मैंने कहा क्या मालिक, क्यों मुझ गरीब के साथ मजाक कर रहे हैं आप? जिस पर मालिक ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर तुम हाँ कहो तो मैं अगले महीने से 1 लाख रुपये तनख्वाह कर देता हूँ। मालिक के चेहरे के बोलने के तरीके से ये तो साफ जाहिर था कि मालिक जो कुछ कह रहे थे वो कोई मजाक नहीं था। मैं इससे पहले कि कुछ बोल पाता कि मालिक ने हंसकर बोला इतनी जल्दी नहीं है, कल तक आराम से सोच कर बता देना। ये बोलकर मालिक चले गए और मैं घर चला आया। घर वालों ने जब 25,000 रुपये देखे
तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। उस रात हमने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छा खाना खाया, मौज मस्ती की, और खाने पीने के बाद जब मैं लेटा तो मेरे दिमाग में मालिक की 1 लाख रुपए वाली बात घूमने लगी, और उस 1 लाख रुपए में मुझे सारी रात जगाए रखा। सुबह होते ही मैं वक्त से पहले ही काम पर पहुंच गया। शायद अब तक मेरे अंदर लालच की भूख जाग चुकी थी, इसलिए मैं काका से बोला, काका वो जो मालिक 1 लाख रुपए महीने की बात कर रहे थे, क्या वो सही में मुझे महीने का 1 लाख रुपए देंगे? जिस पर काका ने कहा, हाँ पर वो काम तू कर पाएगा? जिस पर मैंने काका से कहा, क्यों काका, ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर पाऊँगा? जिस पर काका बोले, तुझे कब्रिस्तान में तंसीबात का काम देखना होगा। दरअसल उस कब्रिस्तान के कोने में एक झोंपड़ी बनी हुई थी और उसके सामने काने पानी का तालाब था जहाँ पर मुझे जाना मना था। यहाँ तक कि काका भी उस तरफ नहीं जाते थे। मैंने काका से कहा, काम तो कब्रिस्तान में ही करना है ना, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन से हिस्से में करना है? आप ये बताओ कि करना क्या है? जिस पर काका ने कहा कि काम तो मालिक ही बताएंगे, और हाँ, यहाँ से जाते वक्त मालिक के घर होते हुए चले जाना, मैं फ़ोन पर बता दूँगा कि तुम मिलने आ रहे हो। सुबह सब शाम के 5 बजे तो मैं सीधे निकला मालिक से मिलने के लिए। अभी मैं मालिक के घर पहुँचने ही वाला था कि मालिक रास्ते में ही मिल गए। मालिक ने मुझे देखते ही अपनी गाड़ी रोकी और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। गाड़ी में बैठने के बाद मालिक ने कहा, मुझे तुम्हारे काका ने बताया कि तुम 1 लाख रुपए की नौकरी करना चाहते हो। जिस पर मैंने मालिक को अपना सर हाँ में हिलाकर जवाब दिया। मेरे जवाब जानते ही मालिक मेरे कंधे पर हाथ रखते ही बोले, मुझे पहले से पता था कि तुम अपने काका की तरह निडर हो, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये काम बड़ी आसानी से कर लोगे। फिर जब मैंने मालिक से पूछा कि क्या काम करना है मालिक, तो मालिक ने कहा, तुमने कब्रिस्तान का दक्षिण की तरफ जो कब्रिस्तान का हिस्सा है वो देखा है, जहाँ वो झोंपड़ी बनी हुई है, और उसके सामने वो काले पानी वाला तालाब है। जिस पर मैंने कहा, हाँ मालिक, देखा तो है, पर उधर जाने की तो मनाही है ना। जिस पर मालिक बोले, हाँ पर अब तुम्हारे लिए नहीं रहेगी, क्योंकि अब तुम्हें उधर काम करना है। फिर जब मालिक ने मुझे बताया कि मुझे कब्रिस्तान के उस हिस्से में क्या करना है, तो मेरे पसीने छूटने लगे। दरअसल मालिक ने बताया कि हर रात ठीक 12 बजे के बाद मुझे उस कब्रिस्तान के उस हिस्से में जाकर, जहाँ उस काले पानी का तालाब है, एक भरा हुआ लोटा मिलेगा, और उस लोटे को लेकर उस झोंपड़ी के अंदर जाना है, जहाँ पर एक मुर्दा लेटा मिलेगा। उसे वो लोटे वाला पानी पिलाकर उसके कान में कहना है, सोते रहो। ये बोलकर वापस पीछे मुड़कर नहीं देखना, और उसी काले पानी के तालाब के पास आना है, और उस मुर्दे को उस तालाब में फेंककर बिना पीछे पलटे ही सीधे घर चले जाना है। जाहिर सी बात थी कि ये काम जितना सुनने में भयानक और डरावना लग रहा था, उससे कहीं ज़्यादा डर इस काम को अंजाम देने में लगता। अभी मेरे पसीने छूट ही रहे थे कि मालिक ने 1 लाख की मोटी गड्डी मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, ये काम तुम्हें सिर्फ 1 महीने तक करना है, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। पर 1 लाख रुपये महीना पूरी ज़िंदगी बैठे बैठाए मिलते रहेंगे। उस वक्त मैं मालिक को कुछ कह नहीं पाया, और वो 1 लाख रुपये लेकर घर पर चला आया। पर आज 1 लाख रुपये पाकर भी मुझे उतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी कल 25,000 रुपये पाकर हुई थी। जहाँ मेरे मन में अभी भी मालिक की बात घूमे जा रही थी, तो वहीं 1 लाख रुपये पाकर मेरे घर वाले खुशी के झूम रहे थे। पर मैंने अपने नए काम के बारे में अपने घर वालों को कुछ ना बताया, और अगली सुबह पहले की तरह मैं उसी वक्त पर काम पर निकल गया। पर जाते जाते मैं ये भूल गया कि आज से मेरा काम काफ़ी बढ़ गया है, जिस वजह से मुझे आते आते काफ़ी देर हो जाया करेगी। तो चिंता। घर से निकलने के बाद
मैं सीधा काका के पास पहुंचा। काका से मिलने के बाद मैंने काका को सब कुछ बता दिया। मेरी बातें सुनने के बाद काका ने कहा, तू डर मत, एक दो दिन तो तुझे डर लगेगा, लेकिन फिर तुझे आदत सी हो जाएगी, जैसे तेरी कब्रिस्तान में काम करने की आदत हो गई है। काका की बात बिल्कुल ठीक थी। वैसे कब्रिस्तान में मैंने पिछले 1 महीने में कई मुर्दों को हाथ लगाया था, तो अब मुझे मुर्दों से डर नहीं लगता था। फिर जब काका ने कहा, अरे मैं हूँ ना, मैं तेरे पीछे पीछे तालाब तक पहुँच जाऊँगा और तेरे लौटने तक का वहीं वेट करूँगा, तू चिंता मत कर, 3 महीने की तो बात है, सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त तो मैं काका की बात मान गया और तय कर लिया कि यही काम करना ही है, बिना ये सोचे कि मालिक आखिर ये काम करवा क्यों रहा है। फिर रात के 12 बजे तो कब्रिस्तान में गहरी खामोशी हो गई। उस अंधेरे में अब पूरा कब्रिस्तान ऐसा लग रहा था कि मानो अभी उन कब्रों से कोई बाहर उठ खड़ा होगा। पर मैंने अपना दिल को मजबूत किया। मैं काका के साथ कब्रिस्तान के उस हिस्से में की तरफ बढ़ा। काका उस तालाब के पास आने से पहले ही दूर रुक गए और मुझे हिम्मत बनाए रखने को कहा। मैं जैसे तैसे उस काले पानी वाले तालाब के पास पहुंचा और जब उस तालाब के आसपास देखा तो मैंने पाया कि उस तालाब के किनारे पर एक सफ़ेद लोटा रखा हुआ है। मैं थोड़ा डरते डरते ही सही पर उस लोटे के पास पहुंचा और वो लोटा उठा लिया। फिर जब मैंने उस लोटे में देखा था तो मैंने पाया कि उस लोटे में पानी जैसा कुछ भरा हुआ है, पर उसमें से एक अलग ही खुशबू आ रही थी। फिर मैं उस लोटे को लेकर उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ा और जब मैं उस झोंपड़ी की तरफ के दरवाज़े पर पहुंचा तो मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं आस्ता से झोंपड़े में दाखिल हो गया और उस झोंपड़े में जाके होते ही मेरी नज़र झोंपड़े पर के अंदर लेटे एक मुर्दे पर पड़ी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत सालों पहले हो गई हो। उस मुर्दे का पूरा शरीर अब गल चुका था, सिवाय हड्डियों के जहाँ टंचे के और काली बड़ी चपड़ी के अलावा और कुछ भी ना बचा था। मैंने फ़ौरन ही लोटे वाला पानी उसके ऊपर उंडेल दिया और उसके कान में कहा, सोते रहो। ये करने के बाद मैं पूरी तेज़ी से वहाँ से भागा और उस काले पानी वाले तालाब में उस लोटे को फेंक दिया और सटपट वहाँ से भागा। उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं बीच में कहीं भी ना रुका और सीधे भागते भागते घर पहुंचकर ही मैंने सांस ली। ज़िंदगी में पहली बार मैं इतनी तेज़ दौड़ा था कि मेरे घर वाले भी मेरी चलती हुई सांस को देखकर एक पल को घबरा गए थे। पर मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में मैंने थोड़ी दौड़ लगा दी थी, इसलिए सांस फूली हुई थी। फिर खाना पीना करने के बाद मैं लेट गया, पर कुछ ही देर बाद मेरा शरीर बहुत ज़ोर से दबने लगा। सुबह होते होते अब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि अब मैं अपनी आंखें भी खोल नहीं पा रहा था। पर शाम होते होते फिर से नॉर्मल हो गया, या ये कहूँ कि नॉर्मल से भी कहीं अच्छा। अब मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा था। ये देखकर मेरे घर वाले भी काफ़ी हैरान थे। खैर, मुझे फिर से उस मुर्दे को वो लोटा वाला पानी उसे नहलाकर उसके कान में सोते रहने के कहने के लिए तैयार होना था। डर तो अभी भी लग रहा था, पर शायद उतना नहीं। फिर जब रात के 9 बजे तो मैं कब्रिस्तान के लिए निकल गया। काका पहले से ही कब्रिस्तान में रहते थे, तो मैं उनके साथ जाकर बैठ गया। काका ने पूछा भी कि कल के काम के बारे में, जिस पर मैंने कहा, डर तो काफ़ी लगा और अभी भी लग ही रहा है, तो ये काम मैं कर लूँगा। फिर बातों ही बातों में 12 बज गए और 12 बजते ही मैं निकल गया अपने काम को अंजाम देने के लिए। जब मैं उस काले पानी के तालाब के पास पहुंचा तो वो सफ़ेद लोटा ठीक उसी जगह पर रखा हुआ था। मैंने वो लोटा उठाया जिसमें आज भी पानी जैसा कुछ था। उस झोंपड़े में जाकर फिर वो सारा पानी उसके ऊपर उंडेल दिया और उसके कान में कहा, सोते रहो कहा।
और उस झोंपड़े से बाहर निकल आया और फिर उस लोटे को उस तालाब में फेंक कर सीधे अपने घर की तरफ दौड़ा। आज सिर्फ मुझे 10 मिनट लगे ये काम करने में। घर पहुंचने के बाद मैंने थोड़ी सांस ली और खाना पीना करने के बाद मैं सो गया। रात भर सब कुछ नॉर्मल रहा। साथ ही साथ मेरी हिम्मत भी बढ़ चुकी थी और मुझे यकीन हो चला था कि अब मैं ये काम बड़ी आसानी से पूरा करने में कामयाब हो जाऊंगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बीते वक्त के साथ साथ मेरा डर कम होते होते पूरा ख़त्म ही हो गया था। अब मैं रात को 11:30 बजे घर से निकलता और 12:30 बजते बजते घर लौट आता। मतलब कि पूरे 24 घंटे में मुझे सिर्फ़ 1 ही घंटा काम करना पड़ता और बाकी का वक्त मैं अपने घर वालों के साथ गुजारता था। ऐसे जब काम करते करते 1 महीना गुजर गया तो मालिक ने घर पर मिलने के लिए बुलाया। जब मैं मालिक के घर पर पहुंचा तो मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा मैंने कहा था ना कि तुम ये काम अच्छे से कर लोगे, ये लो अपनी मेहनत के पैसे। ये बोलकर मालिक ने फिर से मेरे हाथ में 1 लाख की गड्डी थमा दी। अभी मैं 1 लाख के नोट की गड्डी को देख ही रहा था कि तभी मालिक ने कहा, देखो अब तुम्हें उस काले पानी के तालाब में से पार होकर दूसरी तरफ जाना है और दूसरी तरफ से लोटा उठाना है और बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा तुम अभी करते आए हो। पर उस लोटे को पानी में फेंकने के बाद कब्रिस्तान से पहले वापस आओगे तो तुम्हें घर जाने से पहले अपने आप को सुखाने होंगे। तुम्हें घर जाने से पहले अपने आप को अच्छे से सुखाना होगा, तो जिस पे बीच में तुम्हें चौक के पीछों पीछ आग जलाकर बैठ जाना है और जब तुम पूरी तरह से सूख जाओ तभी घर जाना। मालिक ने इतना बताकर वहाँ से चले गए और मैं चुपचाप घर के लिए निकल गया। काम में कि इस नए बदलाव ने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया था, पर काम तो करना ही था। लिहाजा कुछ सोचने के बाद मैं घर जाने की जगह सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया और उसने काम में आए नई तब्दीली के बारे में बताते हुए कहा, काका अब क्या करूं, तुम बताओ। जिस पर बजिंदर काका बोले, तुम किसी बात की फ़िक्र मत कर, मैं तेरे लौटने से पहले ही चौक पर आग जलाकर तैयार रखूँगा और जब तक तू वहाँ रहेगा मैं भी तेरे साथ रहूँगा। काका की इस बात से मुझे थोड़ा हौसला मिला और जब रात के 12 बजे तो मैं पहुँचा उस काले पानी के तालाब के पास जिसे आज पार करके जाना था। पता नहीं क्यों उस काले बंदे पानी को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया और उस तालाब में अपने पैर बढ़ा दिए। उस तालाब में पैर डालते ही किसी ने मेरा पैर पकड़ा और अंदर की तरफ खींच लिया। पलक झपकते ही मैं उस तालाब की गहराई में जा पहुंचा जहां मुझे कुछ दिखाई ना दे रहा था। साथ ही मेरा दम भी घुटने लगा। अभी मैं छटपटाते हुए उस तालाब से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी मैं एकदम से उस तालाब के बाहर आ गया। उस तालाब के बाहर आने के बाद अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपना एक भी कदम आगे बढ़ाऊं। और फिर जब मेरी नज़र तालाब के किनारे उस लोटे पर पड़ी जो सफ़ेद रंग की जगह अब काला था तो मेरा दिल और भी घबरा गया। पर जब इतना सब कुछ हो चुका था, थोड़ा और सही, मैंने एक लंबी और गहरी सांस ली और वो काला लोटा उठाया और उस काले लोटे में कुछ लाल जैसा पानी भरा था जिसमें से बहुत ही बुरी गंध आ रही थी। मैं बिना अपना टाइम गंवाए वो काला लोटा लेकर उस मुर्दे की झोंपड़ी में दाखिल हुआ और जैसे मैंने उस लोटे को उसके ऊपर उंडेला तो वैसे उस मुर्दे ने मुंह खोल दिया। ये देखते ही मेरे ज़ोरों की चीख निकल गई और मेरे हाथ से वो लोटा छूटकर नीचे गिर पड़ा। लोटे के नीचे गिरते ही वो लेटा हुआ मुर्दा कराने लगा और वहीं मैं डर से कँपकँपाने लगा और मुर्दे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गहरी नींद से जागने लगा है। मैंने फ़ौरन उसके कान में कहा, सोते रहो। ये बोलते ही वो मुर्दा पहले की तरह खामोश हो गया और मुर्दे के शांत होते ही मैंने वो लोटा उठाया
और उस मुर्दे की झोंपड़ी से बाहर निकला। उस तालाब में वो लोटा फेंकते हुए अंधेरी चौक की तरफ भागा। और जब मैं अंधेरी चौक पर पहुंचा तो काका के कहने के मुताबिक आग की धूनी लगा कर रखी हुई थी। बजिंदर काका मुझे देखते ही समझ गए कि मैं उस काम के लिए मना करने वाला हूँ। और जब मैंने बजिंदर काका को सारी बात बताई तो उनकी भी सांसें थम गईं। काका ने कहा, अभी पहले अपने गीले शरीर को सही से सुखा ले, फिर कल मालिक से इस बारे में बात कर लेना। फिर रात के तकरीबन 3 बजे तक बजिंदर काका और मैं वहीं अंधेरी चौक पर उस जलती हुई आग के सामने बैठे रहे। और जब मैं घर पहुंचा तो घर वाले भी पूछने लगे कि आज इतनी देर कैसे हो गई। पर उस वक्त मैं किसी भी बात का जवाब देने की हालत में ना था, लिहाजा मैं चुपचाप जाकर लेट गया। अभी मेरी आँख लगी ही थी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं उसी काले तालाब के अंदर लेटा हुआ हूँ और मेरे साथ इस तालाब में और भी लोग लेटे हुए हैं। अभी मैं ये सब कुछ देख ही रहा था कि तभी बजिंदर काका ने आवाज़ देते हुए कहा, अरे उठ, मालिक से बात करने नहीं जाना क्या? बजिंदर काका की आवाज़ सुनकर जब मेरी आँख खुली तो एहसास हुआ कि मैं सपना देख रहा था। फिर मैं काका के कहने पर फ़ौरन से तैयार हुआ और काका के साथ मालिक के घर पर पहुंच गया। फिर मालिक को जब कल रात की बात बताई, मैंने कहा कि अब मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। तो मालिक ने पहले मुझे समझाते हुए कहा, फ़िक्र मत करो, तुम हिम्मत रखो, मुझे यकीन है कि तुम ये काम कर लोगे। पर जब मैं अपनी बात पर डरा रहा तो मालिक ने कहा, तुम ये काम अपनी मर्ज़ी से ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर तुम्हें ये काम छोड़ना है तो मालिक से ये काम छोड़ने की बात करनी होगी। मालिक और बजिंदर काका एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर जब मैंने कहा कि मालिक तो आप ही है ना, तो इस पर मालिक ने कहा, वो सुनकर तो मैं उसी वक्त आधा मर गया। मालिक ने इस पर कहा, नहीं, मैं तुम्हारा असली मालिक नहीं हूँ। तुम्हारा असली मालिक तो उसी झोंपड़ी का मुर्दा है जो तुम्हें इस काम के पैसे दे रहा है। अगर तुम ये काम बीच में छोड़ना चाहते हो तो आज रात जब तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हें उनके कान में सोते रहो की जगह पर मालिक जाग जाओ ये कहना है। और तुम्हारे इतना कहते ही वो उसी वक्त जाग जाएंगे और फिर तुम बता देना कि तुम उनका ये काम पूरा नहीं कर पाओगे। तो इसके बाद मालिक की मर्ज़ी। मालिक इतना बोलकर वहाँ से चले गए तो मैं सिर पकड़कर मैं वहीं पर बैठा रहा। फिर जब काका ने मेरा हाथ पकड़कर उठाया तो मैं उठा और उनके साथ घर लौट आया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये काम जारी रखूं या फिर बंद कर दूं। एक दिल तो ये कह रहा था कि उस मुर्दे के पास जाना ही क्यों मरने के लिए, चुपचाप किसी दूसरे काम से कहीं चला जाता हूँ। और फिर डर के मारे मैंने ये फ़ैसला किया। दिन का सूरज ढल चुका था। मैंने घर वालों को सामान समेटने के लिए बताते हुए कहा, मेरा तबादला बाहर गांव में कर दिया गया है और सुबह होते ही निकल चलेंगे। घर वाले काफ़ी खुश थे कि अब वो किसी अच्छे से घर में रहने वाले हैं, जिस वजह से उन्होंने खुशी खुशी सामान बांटना शुरू कर दिया। पर रात की 1 बजे अचानक ही मेरे पूरे परिवार की तबीयत बिगड़ गई। सभी घर वाले खून की उल्टियाँ करने लगे। ये देखकर मैं समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं फ़ौरन से कब्रिस्तान के ओर भागा और कब्रिस्तान में पहुंचते ही मैंने बजिंदर काका को आवाज़ देते हुए कहा, काका बहुत ही बड़ी गलती हो गई मुझसे। मेरा पूरा परिवार मरने की हालत में है, मुझे रोता बिलखता देख। काका ने कहा, अभी रोने धोने का वक्त नहीं है, अपना जी कड़ा कर और जाकर मुर्दे से बोल दे कि तू ये काम नहीं कर सकता, फिर जो होगा ऊपर वाला देख लेगा। और मैं जाकर अंधेरी चौक पर आग जला कर रखता हूँ। काका ये बोलकर अंधेरी चौक पर लेटने के लिए निकल गए। और जब मैं उस काले पानी वाले तालाब के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि उस तालाब के अंदर बहुत सी लाशें तैर रही हैं। उन लाशों को उस तालाब में तैरता देख मेरे कदम कुछ देर के लिए थमे ज़रूर, पर रुके नहीं।
क्योंकि अब मेरे परिवार की बात थी। मैं फ़ौरन से उस तालाब में कूद गया और उस तालाब में कूदते ही फिर से किसी ने मेरा पाँव पकड़ा और तालाब के नीचे खींच लिया। देखते ही देखते मेरी सांसों को उखड़ने लगी और जब मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे साथ मेरे घर वालों का भी किस्सा ख़त्म, तभी अचानक से मैं उस तालाब से अपने आप बाहर निकल आया। उस तालाब से बाहर आने के बाद मैंने उस काले लोटे को उठाया और उस मुर्दे के झोंपड़े में दाखिल हुआ और जैसे ही मैंने वो लोटा उसके मुंह पर लुटेला और उस मुर्दे ने फिर अपना मुंह खोल दिया। फिर लोटे को उंडेलने के बाद जब मैंने उसके कान में कहा, मालिक जाग जाओ, तो मेरे इतना कहते ही उस मुर्गे ने अपनी आँख खोलते ही एक झटके से मेरी गर्दन दबोच ली, जिस वजह से मैं आगे कुछ बोल नहीं पाया। और जब मुझे उसने ऊपर से नीचे भटका, एकदम मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन मैं अभी भी होश में था। उस वक्त मुझे मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, जो मैंने चीखते हुए उस मुर्दे को कहा, मैं ये काम छोड़ रहा हूँ, अब मुझे ये काम नहीं करना। मेरा इतना कहते ही वहाँ पर एकदम से खामोशी छा गई और जब मुझे दिखाई देने लगा तो मैंने देखा कि तो मुर्दा चुपचाप लेटा हुआ है और वो काला लोटा भी टूटा पड़ा था। फिर मैं वहाँ से उठा और उस मुर्दे की झोंपड़ी से बाहर आया। फिर जब मैं उस काले पानी के तालाब के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि अब उस तालाब में उस काले पानी की जगह कि बहुत से लोगों की लाशों का ढेर है। मैं वहाँ से भागते हुए अंधेरी चौक पहुँचा, जहाँ बजिंदर काका आग जलाकर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। बजिंदर काका ने मुझे देखते ही कहा, तू ठीक तो है ना? जिस पर मैंने जवाब दिया, मैं तो ठीक हूँ काका, भर घर पर सब ठीक हो। फिर उस आग में अपना गीला बदन सुखाने के बाद जब मैं काका के साथ घर पहुँचा तो मैंने पाया कि मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो चुका था। मेरे सारे घर वाले मर चुके थे। मैंने तो सिर्फ अपने घर वालों को खुशियाँ देनी चाहिए थी, पर मेरी लालच ने उन्हें मौत दे दी, जिसका दुख मुझे पूरी उम्र रहेगा। इस भयानक हादसे के बाद मैंने वो काम हमेशा के लिए छोड़ दिया और काका ने भी वो कब्रिस्तान की नौकरी बिल्कुल छोड़ दी। पता नहीं उस कब्रिस्तान के मालिक ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और वो मुर्दा कौन है। अगर मैंने 3 महीने वाली शर्त पूरी कर दी होती तो क्या होता? ये सब सवाल मुझे आज भी रातों को सोने नहीं देते। दोस्तों, सुनने में आया है कि उस कब्रिस्तान का मालिक आज भी उस 1 लाख रुपए का लालच देकर उस लोगों को ढूंढ रहा है जो उसका काम पूरा कर सके। अगर आपको कभी कोई ऐसी ऑफ़र आए तो बराए मेहरबानी मना कर दीजिएगा।